So, good evening, Malik. Hopefully everybody is doing good. और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे. तो भारत माता की जय. तो मालिक, बिफोर जब मैंने आपको कहानी छोड़ी थी, मैंने कहानी जहां तक छोड़ी थी, अपन ने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार सब डिस्कशन पॉइंट और एक एजेंडा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला हमने डिस्कस किया व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ. फिर मैंने बोला भाई व्हाट इज एन एग्रीमेंट, तो तुमने बोला एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट. फिर सवाल आया व्हाट इज अ प्रॉमिस देन. ओके, टू हूम द पर्सन टू whom proposal is sent gives his assent. Okay, when assent is given, okay, the proposal is said to have accepted and this is called promise. तो प्रॉमिस जब होता है जब प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है. ये हो गया. ये कहानी होने के बाद एक सेक्शन 10 मैंने आपको समझाया था. सेक्शन 10 की कहानी आपको अगर याद होगी, जो स्क्रीन पे लिखी हुई भी है मेरे ख्याल से, स्क्रीन पे किधर लिखी है सेक्शन 10, ये सेक्शन 10 है. ऑल एग्रीमेंट्स आर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट एंड बाय द पार्टीज हु आर competent to the contract and most important for a lawful consideration with a lawful object. मिला क्या मालिक? and not expressly declared as a void. अब इसको अपन ने आंसर को दो पार्ट में डिवाइड किया. ओके, आपको एक सवाल पूछा गया था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स बताइए. क्या बोला मैंने? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स बताइए मालिक. तो अपन ने दो पार्ट में आंसर को डिवाइड किया. एक है सेक्शन 10 की एसेंशियल रिक्वायरमेंट और एक है अदर देन सेक्शन 10 की. अगर आपको याद होगा, अदर देन सेक्शन 10 की जो रिक्वायरमेंट थी वो अपनी आईसीएआई के हिसाब से रिक्वायरमेंट है. तो पहले सेक्शन 10 की 6 रिक्वायरमेंट कौन सी थी? 6 रिक्वायरमेंट सबसे आसान थी. सबसे पहले क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट. दूसरा क्या होना चाहिए? एंड ओके, फ्री कंसेंट. तीसरा ओके, फ्री कंसेंट के साथ कंपिटेंट ऑफ पार्टी. चौथा सिनारियो लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लास्ट पॉइंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड. ये 6 पॉइंट आपको ध्यान रखना है. ये 6 के अलावा सेक्शन 10 के अलावा भी आपको रिक्वायरमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए. सर कौन सी रिक्वायरमेंट है? 5. सबसे पहले पार्टीज कितनी होनी चाहिए? 2. अगर आपको याद होगा एक केस अपने यहां पर पढ़ा था, ओके, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल मैंने बताया था. ओके, जिसमें उसने बोला था कि पार्टनरशिप फॉर्म अलग हो गई, उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म ने डिस्ट्रीब्यूट किया एसेट्स और भाई अब बोला गया कि भाई सेल्स टैक्स लगेगा. लेकिन सेल्स टैक्स लगेगा ही क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर तो एक ही है, तो कोई अपने आप को गुड्स थोड़ा ना बेचेगा. ओके, 2 पार्टी होनी जरूरी है. दूसरा पॉइंट अपन ने देखा था, ओके, दैट अगर एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट है तो वैलिड नहीं रहेगा, लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए. इसके अंदर अगर आपको याद होगा केस बेल्फर वर्सेस बेल्फर, जिसके अंदर अपन ने एकदम क्लियर समझा. बेल्फर वर्सेस बेल्फर में क्या क्लियर समझा? बेल्फर वर्सेस बेल्फर में हमने ये समझा कि भाई एक हस्बैंड है, उन्होंने वाइफ को प्रॉमिस किया हम तेरे को मंथली पैसे देंगे. ओके, लेकिन कहीं पर भी लॉफुली उसको लिखा नहीं था, ना कोई कोर्ट ने बोला था, और उन्होंने पैसे देने में मना कर दिया मतलब दिया नहीं, और वाइफ ने केस कर दिया. क्या वो केस सक्सेसफुल हुआ? नहीं, क्योंकि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था? सोशल. दिस वॉज द कॉन्सेप्ट विच वी हैव डिस्कस. और उसके बाद मैंने बताया था तीनों पॉइंट, पता नहीं आई डोंट नो क्यों चाहिए, लेकिन तीनों पॉइंट का मैंने एग्जांपल बताया कि किस तरह से वो पहले वाले सेक्शन 10 के साथ ही लिंक्ड है. जैसे एग्जांपल अदर फॉर्मेलिटीज, रिटर्न होना चाहिए, ओरल. वैसे एग्रीमेंट कैसे भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी. लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज, एग्रीमेंट रिटर्न हुआ, ओरल हुआ, अगर कोई लॉ की रिक्वायरमेंट है तो रिटर्न होना पड़ेगा. एग्जांपल कौन सा पड़ा था? इंश्योरेंस. इंश्योरेंस में आपको रिटर्न एग्रीमेंट कंपलसरी है. क्यों? इंश्योरेंस एक्ट में लिखा है कि रिटर्न होना चाहिए. तो अगर कोई एक्ट में लिखा हुआ है रिटर्न चाहिए तो रिटर्न चाहिए मालिक. ये होने के बाद फिर आपका 2 पॉइंट, सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग, यानी मीनिंग कैसा होना चाहिए? सर्टेन. अनसर्टन नहीं होना चाहिए मालिक. ओके, अनसर्टन का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा मैंने बताया था. ओके, जिसमें ओके मैं ऑयल का बिजनेस कर रहा हूं और आपने बोला मुझे एक 500 मल्टीपल ऑयल है मेरे पास और 500 लीटर ऑयल चाहिए, पर कौन सा ऑयल? तो यू आर नॉट सर्टन इन द मीनिंग, लेकिन कहीं ना कहीं आपको याद होगा ये फ्री कंसेंट के कॉन्सेप्ट में ही आता है. लास्ट कॉन्सेप्ट अपने पढ़ा पॉसिबल टू परफॉर्म. इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्म नहीं होते हैं. जैसे एग्जांपल मैंने आपको समझाया भी, एक नाम भी दिया था इफ यू रिमेंबर, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी. ओके, इम्पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट थी लेकिन बाद में हो नहीं सकती है. जिसका एक एग्जांपल अपन ने क्या किया था, ओके, मेरी बेटी की शादी करवाऊंगा लेकिन बेटी की शादी पहले ही हो गई. ओके, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी. ओके, एक इम्पॉसिबिलिटी है जो स्टार्टिंग से मालूम है, मार्स पे जाके अभी एक दिन में वापस आ, मेरे को बता. ओके, मार्स पे जाके उधर से पत्थर लेके आ. ओके, मैं तेरे को 5 लाख रुपए देगा. ओके, 5 लाख के लिए थोड़ा मार्स क्या मतलब, क्या मजाक कर रहे हैं?
लेकिन कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं हुए हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकते। तो सर ये जो आपको दिया हुआ है किस कंटेक्स्ट में आ सकता है, बस आप नॉलेज पर्पस के लिए अभी के लिए लीजिए, आगे यूज करूंगा। इवन मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर कैसे आगे के लिंक है अपने पास, ठीक है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट अपन ने खत्म किया मालिक, जो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको मालूम पड़ना चाहिए, दूसरा पॉइंट था सेक्शन 10 की कहानी। ओके, सेक्शन 10 के बाद मैं आगे बढ़ता हूं, वो है आपका कॉन्सेप्ट कि कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो अगर कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अगर आपको याद होगा, ये 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पॉइंट, अगर मैं अभी सीक्वेंस में जा रहा हूं, अगर बुक के सीक्वेंस अगर याद है आपको, तो बुक का सीक्वेंस मतलब ये वाला चार्ट, अगर आपको ध्यान है ये वाला चार्ट के सबसे जाएंगे। ओके, बेस्ड ऑन एनफोर्सिबिलिटी, बेस्ड ऑन formation and based on performance, based on enforceability और validity, based on formation, based on performance, based on enforceability। कितने कॉन्ट्रैक्ट? 5। वैलिड, void, voidable, illegal and unenforceable। ओके, ये याद रखना है। ओके, इसके ऊपर डिस्कशन पॉइंट रहेगा। सेकंड पॉइंट, ओके, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन 4 है, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, उसके बाद 2 और है, कॉसी, एंड लास्ट है ई कॉमर्स, एंड लास्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ये तो आराम से आना चाहिए। 2 कौन सा? एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी में भी 2 आते हैं, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। याद रहेगा मालिक एवरीबॉडी? ओके, तो मेरे ख्याल से अपन ने जब टेक्स्ट बुक का डन किया, तो टेक्स्ट बुक का देख लीजिए एक बार, स्क्रीन पे देख लीजिए, आपके टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं मैं। तो अपन ने 1.1 चालू किया था, ये खत्म हो चुका अपना 1.1 वाला पार्ट खत्म किया अपन ने। ओके, जिसके अंदर 1.1 क्लियर सबको, जिसके अंदर सिर्फ एक आंसर आपको तोड़ याद रखना है, कौन सा वाला? एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस बिटवीन, ये याद रखना है बस। डेफिनेशन तो है पर डेफिनेशन याद रह जाएंगे, पर ये एक आंसर के हिसाब से बोल रहा हूं। तो अगर मैं बोलूं पहला आंसर, ये याद रखो भाई, बात खत्म। दूसरा, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर आपको कौन सा वाला आंसर याद रखना है। ओके, इसके मैंने फिल्टर किए थे अगर आपको याद है तो। ओके, इसमें अगर आप जाओगे अगले पेज में ना, पहले वो 5 आंसर दिए जो सेक्शन 10 के नहीं है, जो सेक्शन 10 के नहीं है। तो इसमें से मैंने क्या बोला, 5 में से कौन से पॉइंट याद रखो? फर्स्ट एंड सेकंड, वो भी आपको याद होगा केस लॉ के नाम के साथ। एक अभी तक 2 केस लॉ आपके दिमाग में गए, कौन सा वाला? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल, और एक रहेगा बेल्फर। तो मैं अभी इतना पूरा याद नहीं रखूंगा, मैं सिर्फ रिवाइज करते वक्त बेल्फर और एक है रमन लाल। तो रमन लाल, बेल्फर, ये 2 याद रखना है। रमन लाल आते ही कौन सा? 2 पार्टीज। बेल्फर मतलब ओके, सोशल एग्रीमेंट्स। यानी अगर आपको याद होगा एक जून 23 का क्वेश्चन मैंने बताया था, याद है? पार्टी में बुलाया, बर्थडे पार्टी में बुलाया, तुम नहीं आए, क्या तुम्हारे ऊपर केस कर सकता हूं? नहीं। कौन सा केस? बेल्फर। बेल्फर का बेस लेना होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है, बढ़िया। ओके, क्योंकि ये होने के बाद अब आगे बढ़ेंगे, एंड नाउ वी आर फोकसिंग ऑन ये। इसके बाद अगला पॉइंट, ये तो बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा छोड़ दो, मैंने बोला था याद है, इग्नोर कर दो। इसके बाद वाला ही ये क्वेश्चन याद रखना भाई। ओके, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, सेक्शन 10 को याद रखना है। तो सेक्शन 10, ओके, वैसे ये चैप्टर 3 में यूज करेंगे अपन थोड़े टाइम के बाद, लेकिन सेक्शन 10 एज ए पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। तो सेक्शन 10 में मेरे पास कितनी रिक्वायरमेंट है? 6। सबसे पहले एग्रीमेंट, दूसरा पॉइंट है फ्री कंसेंट, कैपेसिटी, उसके बाद आपके लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली एज वॉइड। आत्मा क्लियर? लेकिन अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ऐसा नाम दिया है, एक कंसिडरेशन दिया हुआ है, एक कंसिडरेशन दिया है और एक लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट दिया है। तो कंसिडरेशन क्यों दिया गया है? तो मैंने आपको यह बताया था, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के वैलिड नहीं होता। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 25, बात खत्म। इसीलिए कंसिडरेशन होना जरूरी है, लेकिन कंसिडरेशन लॉफुल चाहिए या अनलॉफुल चाहिए? लॉफुल, ये रिक्वायरमेंट है। तो ये अपना एक पार्किंग लॉट में आपने डाल दिया, तो 1.2 अपनी कहानी खत्म हो गई। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है। 1.3, ओके, मेरे ख्याल से 1.3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी कॉन्सेप्ट एकदम तोड़ क्लियर है। ठीक है, इसके कुछ डिफरेंस बिटवीन के डिस्कशन अपन कर रहे हैं अभी, आराम से जाइए। अभी अपन इसको क्लोज करते हैं, इसके बाद अपन जाते हैं प्रपोजल एंड ऑफर के पॉइंट पे। लेकिन ओके, पहले एक बार टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कहानी को क्लोज करते हैं मालिक। ओके, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कहानी में मेरे को बताओ, पहले कॉन्सेप्ट के लिए सब क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, फटाफट मेरे को बता दो, वैलिड और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है? वैलिड और वॉइड में क्या डिफरेंस है? वैलिड मतलब एनफोर्सिबल, वॉइड मतलब अनएनफोर्सिबल, एनफोर्स ही नहीं कर सकते, याद रखना। एवरीबॉडी क्लियर? वैलिड होने के लिए ऑल एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स आर प्रेजेंट, वॉइड के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट। ओके, एक्चुअली कौन सा एग्रीमेंट कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है? वैलिड। कौन सा एग्रीमेंट कोर्ट में गया तो भी उसका कुछ नहीं हो सकता? वॉइड। ये ध्यान रखना, ठीक है। पर इसके डिफरेंस बिटवीन को याद रखने से ज्यादा आपका अगला डिफरेंस बिटवीन बहुत थोड़ा है। कौन सा सर? वॉइड एंड वॉइडेबल। ओके, तो मेरे को बताइए वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है?
वॉइड कंपल्सरीली वॉइड है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी जिसका फ्री कंसेंट नहीं लिया है। ओके ये पॉइंट रहेगा। वॉइडेबल क्या परफॉर्म हो सकता है? क्या वॉइडेबल परफॉर्म, हाँ या ना में बताइए, क्या वॉइडेबल परफॉर्म हो सकता है? हो सकता बोला मैंने, हो सकता है। क्या वॉइड परफॉर्म हो सकता है क्या? नहीं, नॉट एट ऑल। वॉइड कभी परफॉर्म ही नहीं हो सकता। अच्छा, वॉइडेबल में जो सामने वाली पार्टी है, क्या वो 10 साल के बाद बोल सकती है मेरा फ्री कंसेंट नहीं था? नहीं, रीजनेबल टाइम, हाँ रीजनेबल टाइम। ओके एग्जांपल, मतलब तुम बंदूक के तोक पे मेरी गाड़ी लेके गए और मैं 10 साल के बाद बोल रहा हूं तू बंदूक की तोक के गाड़ी लेके गाड़ी वापस ला, ऐसा नहीं होगा। रीजनेबल टाइम, ओके 15 दिन। रीजनेबल टाइम क्या है? डिपेंड्स ऑन केस टू केस। अब ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 दिन 3 दिन में बोलना चाहिए था, 3 दिन में केस करना चाहिए था, 15 दिन में केस करना चाहिए था, 1 महीने में केस करना चाहिए था। अबे क्या मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, केस टू केस अलग होगा। थोड़े थॉट प्रोसेस लगाओ ना। मेरे को बताओ, अगर पेरिशेबल गुड्स तुमने मेरे को बंदूक दिखा के लिए है और तुमने कोई दूसरी चीजें ली है तो मेरे पास रीजनेबल टाइम अलग हुआ ना। ओके रीजनेबल टाइम, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना है। आत्मा क्लियर है? ठीक है, तो ये पॉइंट है वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल। और उसके बाद है और एक कॉन्सेप्ट है वॉइड एंड इलीगल। वॉइड एंड इलीगल, मैंने क्या नाम दिया? वॉइड एंड इलीगल। ओके, कौन से केस में जेल में जाना पड़ सकता है? इलीगल। कौन से केस में जेल में जाने की जरूरत नहीं होगी? वॉइड। कौन सा? ओके कौन से कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको ये समझा था, अगर ए कॉन्ट्रैक्ट है और उसके साथ में बी कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएटेड है, कौन से इसमें ए कॉन्ट्रैक्ट अगर इलीगल है तो बी वाला भी इलीगल। लेकिन वॉइड में अगर ए वाला वॉइड है तो बी कंपल्सरीली वॉइड नहीं हो सकता। हो भी सकता परफॉर्म हो भी सकता नहीं परफॉर्म हो। और अगर इसको कुछ याद भी नहीं आ रहा होगा बाई चांस आपको एग्जांपल, कोई टेंशन नहीं है, जब चैप्टर आएगा तब देखेंगे। लेकिन रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स याद रखना। क्या याद रखना? रिलेटेड। तो रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स इलीगल में क्या होता है? इलीगल। वॉइड में क्या होता है? वॉइड कंपल्सरी नहीं है, हो भी सकता है डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस। आत्मा क्लियर? अच्छा, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा था बेटा? वेजरिंग नहीं, वेजरिंग इज वॉइड। वेजरिंग इज वॉइड, वेजरिंग इज वॉइड। वेजर करना इज अनएनफोर्सेबल नहीं है। अनएनफोर्सेबल मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बट सम टेक्निकल डिफिकल्टीज आर देयर। ओके, लॉटरी, अबे लॉटरी भी कौन सा है? वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। टेक्निकल डिफिकल्टीज, टेक्निकल डिफिकल्टीज मतलब कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट में मिसिंग है। एग्जांपल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ओरल कॉन्ट्रैक्ट है। ओके नहीं, अनसर्टन रहा तो क्या होगा? वॉइड। सर्टन है नहीं तो वॉइड होगा कॉन्ट्रैक्ट, टेंशन मत लो, मिस्टेक में लिखा हुआ है। ओके अभी अनएनफोर्सेबल मतलब क्या? लीगली कुछ इश्यूज आ रहे हैं। एक एग्जांपल, कुछ मुझे तुम्हें पैसे देने बाकी थे और कितने साल बीत गए, तुमने केस नहीं किया, 3 साल। ओके, कॉन्ट्रैक्ट है, रिटर्न है, सब कुछ है, लेकिन टेक्निकल डिफिकल्टी है कि दूसरे लॉ की वजह से मैं केस नहीं कर पाऊंगा। याद आया क्या मालिक? मैं वापस बोल रहा हूं, गड़बड़ मत करो। वॉइड एग्रीमेंट्स और अनएनफोर्सेबल दोनों अलग है। अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स आर वैलिड, अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स आर, बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट। कुछ टेक्निकल रीजन है सर। एग्जांपल और एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ले लो, इंश्योरेंस लिखित होना चाहिए था, किसने बोला? लॉन है, लेकिन वो लिखित नहीं था, ओरल था। मैं कोर्ट में गया, मैं बोला ओरली तो इंश्योरेंस के पैसे दे दिए मैंने, ये सब कुछ कर दिया, अभी ये फुलफिल नहीं कर रहा है, मुझे पैसे नहीं दे रहा है। कोर्ट बोल रहा है लिखा है क्या? नहीं है। ओके, कुछ नहीं कर सकता। अब इसका मतलब ये नहीं बोल रहे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी बोलचाल है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, रिक्वायरमेंट्स है तुम्हारी, फ्री कंसेंट था, लॉफुल था, लेकिन टेक्निकली डिफिकल्टी है। क्या टेक्निकल डिफिकल्टी है? लिखित नहीं था। कुछ समझ में आएगा मालिक? तो मेरे को बताइए, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ओके अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट आर विच कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड और वॉइड? अनएनफोर्सेबल, दे आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। एवरीबॉडी ठीक है? मेरे को अभी विनोद सर ने बोला लॉ पढ़ा। ओके मैंने लॉ पढ़ा है, लॉ का बैच चालू किया। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? मैं अभी पढ़ा ही रहा हूं। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? वैलिड। मैं गया मुंबई जा रहा था, आते आते उड़ गया। ओके, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है क्या? कौन सा? वॉइड या वॉइडेबल? वॉइड पक्का? एवरीबॉडी? अरे परफॉर्म ही नहीं हो सकता। ठीक है, विनोद सर आए, बंदूक रखी, बोले अमित लॉ की बैच ले। मेरी फटी पड़ी है। मैं बोला ठीक है अभी ले लेता। अभी विनोद सर के सामने कौन बोलेगा? डॉन आदमी। नहीं भाई डरता भाई, जितना तुमने मैं भी फट, मेरी भी फटती उनके सामने। तो बोला मैं क्या करूं? मैं किसके पास जाऊंगा? जज साहब। जज साहब देखो मेरे को फोर्स करके काम करवा रहा है। ओके अब मेरे को बताओ क्या करेगी जज साहब?
तू बोल करना है कि नहीं करना है, यानी क्या ऑप्शन होगा, वॉइडेबल। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है। इलीगल वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होगा। अगर विनोद सर बोलते हैं एक काम करते हैं, ओके विनोद सर बोलते हैं एक काम करते हैं, किडनैपिंग का बिजनेस चालू करते हैं, सबको किडनैप करते हैं तो मेरे को बता क्या है, कौन सा एग्रीमेंट? इलीगल। लीगल नहीं है, बात खत्म। आत्मा क्लियर? ठीक है। अब अनएनफोर्सेबल का ऐसा है कि विनोद सर ने कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट किया और रिटर्न में नहीं था, हमारा ओरल था, और मैंने बोला भाई लॉ की बैच ले लूंगा। विनोद सर ने बोला तेरे को पैसे दे दूंगा। ओके बैच खत्म हो गई, पैसे मांग रहा हूं, विनोद सर दे ही नहीं रहे पैसे। मैं बोला भाई दे माई, दे माए। विनोद सर बोला भूल जा। मैं बोला क्या मजाक चल रहा, भाई मेहनत की अपन ने। ओके विनोद सर बोले जो उखड़ना उखड़ ले। कोर्ट में गया, कोर्ट में बोला ओरल एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट है पर ओरल के कोई और एविडेंस है नहीं, प्रूव कैसे होगा कि विनोद सर ने बोला था पैसे लेने। विनोद सर ने बोला होगा तुम दोस्ती आ रही हो तो तुमने बोला होगा ठीक है मैं पढ़ा दूंगा फ्री में। लिखित नहीं था, इसीलिए जज साहब बोल रहे हैं अभी प्रॉब्लम यह है कि सारे एविडेंसेस ऐसे जा रहे हैं कि जिसमें तू और विनोद सर दोस्त लग रहे हैं, तो हो सकता है तू फ्री में काम करने के लिए एग्री हो जाए, मतलब देयर इज नो एविडेंस कि तू फ्री में काम करेगा ही नहीं, और लिखित नहीं है। तो टेक्निकल ग्राउंड पे मैं इस कोर्ट को मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकता, यानी विनोद सर को नहीं ऑर्डर कर सकते कि विनोद सर एक काम करो अमित के पैसे दो। तो ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट हुए? अनएनफोर्सेबल। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, सब कुछ है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स, टेक्निकल प्रॉब्लम्स। एवरीबॉडी क्लियर क्या? हाँ या ना? ठीक है। आराम से एक चीज समझ लेना, जब आज की पोजीशनिंग और एक चैप्टर 4 में आऊंगा, चैप्टर 3 में जाऊंगा, उस टाइम पे कुछ डिस्कशन आएगा, तो याद रखना कुछ अलग कॉन्सेप्ट रहेंगे, आंसर रहेंगे, मैं याद दिलाऊंगा, लेकिन तुम इस चीज को बेस रखना। मैंने आपको अभी पूछा है ओके एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोला? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या ये वैलिड होगा, वाइड होगा, वाइडेबल होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? ओके ये ऐसे सवाल अपने पास बहुत सारे आते जाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, मतलब अपने क्वेश्चन बैंक के, मतलब क्वेश्चन बैंक मतलब आप आरटीपी ले लो, ओके एमटीपी ले लो, या क्वेश्चन बैंक देखो, आपको सवाल आएंगे, लेकिन सवाल को अपने को जज करना होगा कौन सा क्वेश्चन आएगा। आपको पूछा जाएगा ये एग्रीमेंट है, बताइए वाइड है, वैलिड है, वाइडेबल है, या ये 5 में से कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, फिर अकॉर्डिंगली आपका आंसर रहेगा। लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं, प्रपोजल ऑफर एक्सेप्टेंस होने के बाद उसके ऊपर चर्चा करते हैं अपन। दूसरा आंसर आपके लेते हैं फॉर्मेशन। इसको मेरे को नहीं लगता इसको बोलने की जरूरत है, ये बहुत पांचट आंसर था। फॉर्मेशन में 3-4 कौन से एक्सप्रेस, इंप्लाइड, कॉसी एंड ई। एक्सप्रेस मतलब बोल के या लिखित, बोल के भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस। इंप्लाइड फिर क्या होता है? लिखित मत बोलना, एक्शंस, एक्शंस की वजह से होता है इंप्लाइड। आत्मा क्लियर? इंप्लाइड का और एक नाम टैसिट। आपने एटीएम से पैसे निकाले, ओके क्या इट डीम्ड आपके अकाउंट से पैसे निकल चुके हैं? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बैंक एंड यू इज डन ना, बात खत्म। कौन सा है? इंप्लाइड, टैसिट। कूली बैग लेके जा रहा है और मैंने उसको रोका तक नहीं, और बैग लेके जाने के बाद है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इंप्लाइड, एक्शन से हो रहा है ना। रेस्टोरेंट में गया, आपने बोला मुझे कॉफी चाहिए, तो इंप्लाइड क्या है? तुम पैसे दोगे कि नहीं दोगे? दोगे, बात खत्म। इंप्लाइड है यार, तुम कुछ पीने गए, कॉफी पीने गए, तो रेस्टोरेंट का पॉइंट है इंप्लाइड। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को ये ध्यान रखना है। कॉसी, ये तो मैंने बतक बोला, ये होते नहीं हो जाते हैं, मतलब होते नहीं, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट ये होते नहीं हो जाते, मतलब लॉ बोलता करने को, मेरे मन में इच्छा नहीं है। याद है 2 एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, कौन से 2 एग्जांपल दिए मैंने एक एग्जांपल दिया था लॉस्ट गुड्स। अगर आपको मेरे पर्स मिल गई तो क्या आपने मुझे लौटाना जरूरी अगर आपके मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या लौटाना पड़ेगा? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। और एक आपको एग्जांपल याद है, मैंने बताया था ये रूम मैंने लिया विनोद सर से भाड़े पे, याद आया? म्युनिसिपल वाला आया, बंद करने को बोला, फिर मैंने पैसे दे दिए, क्या मैं विनोद सर से क्लेम कर सकता हूं? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कॉसी। विनोद सर इस पे डिबेट नहीं कर सकते कि तू भरा क्यों, क्योंकि मेरे बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए वो चाहिए था यार। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि नहीं करूंगा, मैं करूंगा। आत्मा क्लियर? बढ़िया, पक्का। और लास्ट तो मेरे को नहीं लगता भाई, लास्ट वाला तो पंचर आंसर है, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। ये तो मेरे ख्याल से पूरा तोड़ क्लियर ही होगा। परफॉर्मेंस मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो या तो तुम दोनों ने परफॉर्म कर लिया, एग्जीक्यूटेड। एक ने परफॉर्म किया, दोनों का बाकी है, एग्जीक्यूटरी। यूनिलैटरल, बायलैटरल। पक्का डन? ठीक है। ई कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली, ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब ई कॉमर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें अमेजोन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिकली कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो, कैसे एंटर करते हो? इलेक्ट्रॉनिकली। वो कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं? ई कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल लेते हैं,
मैंने जोमेटो पे अभी ऑर्डर किया, चलो अभी जोमेटो पे ऑर्डर करते हैं अपन। वो आया, ओके, उसमें कैश ऑन डिलीवरी लिखा था मैंने। वो जब आया, ओके, और मैंने उसको पैसे नहीं दिए, मैं बोला किधर कॉन्टेक्ट किधर है, ओके। अब यहाँ पर एक्सप्रेस इंप्लाइड का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने ना उसको बोला था इंप्लाइड, मेरे एक्शन सुन ना थे वो, पर कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं हम दोनों के बीच में? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ई कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ई कॉन्ट्रैक्ट जब आप ऑनलाइन ऐप पे कुछ करते हो तो इट इज डीम्ड दैट ओके यू हैव एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब ना क्लिक करते अपन, यू एग्री, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, आई एग्री, याद आया कुछ? दैट्स ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके। तो मेरे साथ सब लोग इधर तक जाए बड़े। सबसे पहले बात जाती है ओके बेस्ड ऑन वैलिडिटी। आराम से जाइए, एक बार फटाफट नोट्स में रहिए, नोट्स में अपन अपडेट मारते हैं। पहला पॉइंट बेस्ड ऑन वैलिडिटी, दो नाम बता, वैलिड, वॉइड। आराम से जाना, आराम से। पहले बात करते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सारे सारे जन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के पे, अच्छा मालूम नहीं था ना बुक, मालूम था क्या लॉ का है आज? नहीं मालूम था, अभी रहेगा, जब तक मैं बोलता नहीं तब तक कंटिन्यू लेके आना बुक्स, है ना, मतलब मैं बता दूंगा एक दिन पहले कि नहीं है भाई, फिर कल से वो आगे वाला पॉइंट है। तो जब जब तुम आ ही रहे हो तो मैं हुई, हाँ कल नहीं रहेगा, शनिवार रहेगा, सोमवार बताएंगे सर का क्या सीन है इसमें। फिर अपना अगला हफ्ते तो अपन पूरा 31 है ही अपना साथ में, तो आखिरी इस साल का आखिरी अंत रहेगा, अगले साल आखिरी समय रहेगा साल का, ओके। 1 जनवरी मंडे, 1 जनवरी आई डाउट कोई रहेगा कि नहीं, पर एक्सपर्ट डे है तो रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा बस, मैं क्लियर है। मैं उस दिन सुबह, वो एक्सपर्ट डे 1 जनवरी फॉर्मेशन है एकेडमी का, ऐसा सेलिब्रेशन थोड़ा ऐसा है। पार्टी तो क्या पार्टी, एक बार तू इस पे आने दे, तू मार्क्स लेके आ, तू टेस्ट सीरीज में पार्टी तोड़ कर आता मैं, पार्टी का तू टेंशन मत ले, पार्टी की कहानी मेरे ऊपर छोड़। हाँ क्या बोल रहा? पार्टी मैं तुमको ही दूंगा, खाली किसी को दूंगा नहीं मैं, तो क्या टेंशन ले रहा है? बस तू इसको तोड़कर, ये परफॉर्मेंस तोड़कर बस। मैं बस बोल रहा हूँ, देख भाई चारों पेपर में से ना थियरी लिखना सिर्फ मेरे पेपर में, बैंड मत बजाना, समझ रहा तू? देख अकाउंट्स में थियरी लिखने लायक कुछ है नहीं, ठीक है, और दोनों जो पेपर है उसमें थियरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अभी देखा होगा सॉल्व कर रहा था, एमसीक्यू ही था, क्या कर रहा था, थियरी लिख रहा था, डार्कन द सर्कल, तेरे को काली पूछनी थी उस पर बस, और क्या करना क्या है इस पे, तू कुछ उल्टा सीधा आंसर लिख दिया, मेरे मुंह पे काली पूछ देगा तू, ओके। तो ध्यान रख भाई, तो थोड़ा सा अपन इसको एक चैप्टर होने दे, टेस्ट होने दे, फिर रिजल्ट ऐसे मेरे को फील आने दे रहे तेरे अंदर का, ये सब फील आने दे, माँ कसम तोड़, फिर तोड़ देख तू, फिर तो बस बढ़िया से। तो देख इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक बेस है, इसके बिना कोई कहानी नहीं चलती, और तेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ तेरे को मैं बता रहा हूँ ओके 40% के रेंज में लेके जाएगा, 40 से 50% के रेंज में, 40% एवरेज पे, 40 मार्क्स एवरेज पे मिनिमम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओके। खाली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये सारे सेक्शन, जिसमें से तेरे को मेहनत खाली 75 तक करनी है, उसके बाद वाले सेक्शन मैंने बोला ना स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, क्योंकि ये ही लॉजिक उधर लगेगा, बस उधर कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम अलग होते जाएंगे, बहुत आसान है। कंपनीज एक्ट 10 मार्क कन्फर्म, मतलब शुगर शॉट है, निगोशिएबल तेरे को 10 मार्क किधर नहीं गया, ओके। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 2 कॉन्ट्रैक्ट 10-10 मार्क निकाले, ये कॉन्ट्रैक्ट है, फिर सोगा है, पार्टनरशिप है और एलएलपी है, ये तेरे 3 कॉन्ट्रैक्ट मिलके अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क रेंज तक जाने चाहिए, और जो बैलेंसिंग मार्क होगा ना वो सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही डंप होगा, ये लिख के ले ले, ओके। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 40 जब मैं बोल रहा हूं तो 40, 45, 50 कहीं से भी किधर भी घुस सकता है, तो ये परसेंटेज ऐसा है। और ऑप्शनल कैसे आएगा, पेपर का पैटर्न देख, अपन ये पहले वाला पेपर का पैटर्न बेस ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये एमसीक्यू मतलब ये क्या बोलते हैं इंग्लिश के साथ था, जो अभी करंट पेपर है, आप बोलोगे यही बेस से जाएंगे, नहीं होएगा, इट विल हैव सम डिफरेंट बेस ऑप्टिमली ऑल टुगेदर। तो बेस कैसा होगा, क्या होगा, अपने को है ना आरटीपी आएगा ना, जैसे ही फरवरी में रिलीज होगी ना, फरवरी मार्च में एमटीपीज, तब अपने को समझ में आते जाएंगी चीजें, कैसा आएगा। न्यू सिलेबस के पहले अटेम्प्ट का यही प्रॉब्लम होता है कभी भी न्यू सिलेबस में। अगर मैं कुछ आज प्रेडिक्ट भी करूंगा, आपको इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्या बेस पे बताऊंगा, पिछला, लेकिन प्रॉब्लम ये है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो बताऊंगा वो कहां से आएगा, वो तो इंटर का सिलेबस का है, इसका अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, इधर जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है वो किधर के सिलेबस के, इंटर के थे। तो फाउंडेशन में उसी का बेस लेके मैं आपको इंपॉर्टेंट दूंगा, लेकिन पहला अटेम्प्ट मतलब आपका अटेम्प्ट अगले अटेम्प्ट के लिए बेस बनेगा, ये याद रख,
बस। तो भाई साहब अपने को तोड़ याद रखना है, अपने को किसी और के लिए एक्सपीरियंस नहीं बनना है, समझ रहे हैं? तो ऐसा मत करना अगले आइटम के लिए मैं क्या एक्सपीरियंस दे सकता, हाँ ये एक्सपीरियंस है, समझ रहे ना? हाँ, तो उसके लिए बस एक ही चीज है, कंसिस्टेंट रहिए, रोज पढ़ते रहिए, बस मेहनत करते रहिए, और मेहनत का फॉर्मेट एकदम क्लियर रखिए। ओके, आई 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 ऑलवेज प्रीफर चिल मारिए, एंजॉय करिए, मैं खुद वैसा बंदा हूँ, पर मैं बरोबर अप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट वगैरह ये सब बरोबर रखना रहता है, बस उस पर रखिए। ओके, तो भाई और बहनों, पहला सिनेरियो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बेटा? वैलिड। वैलिड के नंबर एन एग्रीमेंट विच इज वर्ड वर्ड कीवर्ड उठा, कीवर्ड विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सिएबल। दो चीज होनी चाहिए, एक तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? बाइंडिंग, और क्या होना चाहिए? एनफोर्सिएबल। तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? वैलिड। आगे पढ़ो एक लाइन, इट कंटेन ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स? कौन से? कौन से? वही वही मैं समझा, वही 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 सर, वही 6 and 5 याद आया क्या? 6 और 5, 6 5 याद आया क्या? 6 कौन से? एग्रीमेंट सेक्शन 10 के, परफेक्ट। एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड अथॉरिटी। ये 6 पॉइंट याद रखो, 6 पॉइंट सब प्रेजेंट है, बात खत्म है, एग्रीमेंट सही है, ठीक है। एग्जांपल तू देख लेना बाद में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पढ़ा आराम से। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। मतलब क्या? ओके, आराम से पढ़ना। सीज आ रहा है, सीज मतलब क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। what is meaning cease to be enforceable? अच्छा, what is meaning of enforceable? लॉ फोर्स कर सकता है, लॉ बोल सकता है परफॉर्म कर। ओके, वो एनफोर्सिबल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? एनफोर्सिबल। अनएनफोर्सिबल रुक जाएगा कुछ कारणवश, लेकिन ये क्या बोलते हैं? सीज टू बी एनफोर्सिबल, यानी अभी सीज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू बी एनफोर्सिबल। सीज मतलब नॉट पॉसिबल। तो पहला लाइन पढ़, ए कॉन्ट्रैक्ट विच नॉट पॉसिबल टू बी एनफोर्सिबल बाय becomes void when it is not possible to enforce। यानी सिंपल सा आंसर है, जो लॉ की वजह से एनफोर्सेबल नहीं होगा, ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा जिस दिन से वो एनफोर्सेबल नहीं होगा। ओके, वापस आते हैं। सबसे पहला एग्जांपल अगर आपको याद होगा, मेरे को विनोद सर ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, ओके, तू भाई यार लॉ पढ़ा, तो मेरा कॉन्सेप्ट है, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था? यस। अब मेरा क्वेश्चन है, ओके, अब मेरे को बताओ, सब्जेक्ट मैटर जो था कॉन्ट्रैक्ट का लॉ पढ़ाना, लेकिन लॉ पढ़ाने के लिए एक पार्टी थी अमित आतिर। अगर अमित आतिर की डेथ हो गई, मेरे को बताओ, ओके, कौन पढ़ा सकता है? दूसरा पढ़ा पाएगा क्या उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे? मेरा बेटा पढ़ पाएगा क्या? बात खत्म। तो मेरे को बताओ, क्या ये अभी एनफोर्सिबल है? क्या सीज टू बी एनफोर्सिबल है? ओके, अब मेरे को बताओ, अगर सीज टू बी एनफोर्सिबल है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ रहा हूं, क्या विनोद सर मेरे बेटे पे किस करेंगे कि तू पढ़ा? नहीं, क्योंकि सीज टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ भी हो गया, यानी लॉ बोलता है अभी इस चीज को अपन क्या नहीं कर सकते? एनफोर्स नहीं कर सकते। मैं वापस बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने आपको आज वापस एम्फसाइज किया था एक कॉन्सेप्ट पे। आपको याद होगा वर्ड, मेरे को बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट? मैंने अभी बताया। अच्छा, ऐसा बताओ, अनएनफोर्सिबल मतलब कौन से वाले? वैलिड या वॉइड? वैलिड। मैंने आपको ये समझाया। तो जब भी मैं बोलूंगा अनएनफोर्सिबल है, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कौन से है? वैलिड। लेकिन टेक्निकल डिफिकल्टीज है कुछ, तो व्हाट इज विच आर वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स? वाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से है? द एग्रीमेंट विच आर सीज टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ। सीज टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ इज वाइड। बात खत्म। आत्मा क्लियर? तो मेरे को बताओ, लॉ की वजह से अभी तुम एनफोर्स कर ही नहीं सकते, तो सर अनएनफोर्सिबल कौन से हुए? ये लॉ की वजह से अनएनफोर्सिबल नहीं हुए, लॉ के हिसाब से अभी एनफोर्सिबल है। अनएनफोर्सेबल लॉ के हिसाब से भी अभी एनफोर्सेबल। टेक्निकल डिफिकल्टी, कोई दूसरा लॉ इंपैक्ट कर रहा है। जैसे एग्जांपल, तूने मुझे केस करना था, क्या मैंने तेरे से पैसे लिए थे? यस। मैंने दिए तुझे? नहीं। तू मुझे पे केस करना चाहिए था, लेकिन तूने कितने साल केस नहीं किया? 3 साल। तो गलती तेरी है, पर अपना ये एग्रीमेंट तो एनफोर्सेबल ही है ना, मैं तो तेरे को वापस दूंगा ही ना, लेकिन कुछ और एक्ट की वजह से तू एनफोर्स नहीं कर पा रहा है। तो अनएनफोर्सिबल और सीज टू बी एनफोर्सिबल में फर्क समझ। अनएनफोर्सिबल मतलब क्या हो गया? ओके, वैलिड है लेकिन कुछ कारणवश है। सीज टू बी एनफोर्सिबल
दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इसको अभी एनफोर्स करवा सके, क्योंकि इसने किसने मना कर दिया? कौन कौन बोला एनफोर्स नहीं हो सकता? लॉ। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। वाइड कॉन्ट्रैक्ट पहला आंसर है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? दो शब्द, दो शब्द, बाइंडिंग एंड एनफोर्सिबल, बाइंडिंग एंड एनफोर्सिबल। सेकंड पॉइंट, वाइड मतलब कौन से? सीज टू बी एनफोर्सिबल। कीवर्ड्स ध्यान रखिए। तो पहला वर्ड क्या था? पहले वर्ड में क्या हाईलाइट किया? बाइंडिंग एंड एनफोर्सिबल। दूसरे इसमें क्या याद किया? सीज टू बी एनफोर्सिबल। और सीज टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ याद रखो तो बहुत बेहतर आंसर रहेगा। द एग्रीमेंट विच आर सीज टू बी एनफोर्सिबल इज विच कॉन्ट्रैक्ट्स? वाइड कॉन्ट्रैक्ट। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? आगे की लाइन पढ़ो। Thus a void contract is one which cannot be enforced by court of law. Everybody clear? ठीक है, एक बार देखिए एग्जाम्पल दो पढ़िए, दोनों एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। X agrees to write a book with publisher. Such contract is valid, but after few days, X dies in an accident. Here the contract becomes void due to impossibility of performance of contract. समझ में आया? Thus, valid contract when cannot be performed becomes some uncalled happening, because of some uncalled happenings becomes void. ठीक है, दूसरा पढ़ो। A contract with B, okay, is owner of the factory for supply of 10 tons of sugar, but before supply is effected, the fire caught in the factory and everything was destroyed. Here the contract becomes, समझ में आया? अब मैं कहां से लाऊं यार? सब जितना तो जल गया, अब कहां से लाऊं? याद होगा इसका और एक क्या एग्जांपल दिया था मैंने? नहीं, मेरा जीप जल गई थी, याद है? तो सब्सटेंस मैटर ही खत्म हो गया ना रे, तो कहां से तुम एग्रीमेंट कहां से करोगे? याद आया मालिक? ठीक है। इट मे बी एडेड बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन दैट हियर व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, बट फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग इट, इट हैज टू बी कॉल्ड ए वाइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या? जब मैं बोल रहा हूं वाइड कॉन्ट्रैक्ट, मेरे को बताओ कॉन्ट्रैक्ट बोलना, शब्द बोलना गुनाह है। जब मैं बोल रहा हूं वाइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किधर है? नहीं समझा? समझ जाता वापस। मेरे को बताओ वाइड मतलब क्या? वाइड मतलब क्या? अभी तक क्या समझा? वाइड मतलब क्या? एनफोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो मेरे को बताओ कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? नहीं है। तो फिर अपन वाइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बोल रहे हैं इसको? समझ रहा है क्या? ऊपर वाला आपने जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोला तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। अरे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है ना, समझ में आया? लेकिन उस प्रोनाउंसिएशन को, शब्द को वजन रखने के लिए अपन वाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, बट एक्चुअली यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ओनली, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो एनफोर्सेबल करवाओ। समझा क्या? तो ये लाइन का मतलब समझा क्या सबको? तो इस पैराग्राफ का एक सिंपल सा मतलब ये है कि खाली बोलने के लिए अपन वाइड कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वाइड ही होते हैं, बिकॉज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ओनली। एवरीबॉडी पक्का? ठीक है। ओके, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कुछ हालातों की वजह से वाइड होते हैं। और वापस मैं बता रहा हूं, ओके, एक कॉन्सेप्ट इधर नहीं लिखा है लेकिन आपको वो आना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट नहीं लिखा है लेकिन आपको आना चाहिए। मालिक मेरे को बताइए, पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको स्क्रीन पे बताया, दोनों एग्जांपल आपने देखे, दोनों एग्जांपल में पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था या इनवैलिड था? वैलिड था। ओके, उसके बाद क्या बना? वाइड, दोनों में। लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी बताया है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो वाइड एब इनिशियो होते हैं। याद है क्या मालिक? स्टार्टिंग से वाइड। ओके, एग्जांपल माइनर का कॉन्ट्रैक्ट, ओके, अनसाउंड माइंड का कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कोई माइनर के साथ किया, वो डे वन से कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होएगा मालिक। तो ऐसे भी इसको, उसको अपन खाली नाम क्या देते हैं? वाइड एब इनिशियो, एब ए बी इनिशियो, INITIO, वाइड एब इनिशियो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वाइड एब इनिशियो? डे वन से कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, जब गन बना था तब से वाइड है। और ये वाले कॉन्ट्रैक्ट भी वाइड है, लेकिन ये स्टार्टिंग में क्या थे? वैलिड थे। आत्मा क्लियर? तू मार्स पे जा और मार्स से जाके वापस एक दिन में आ जा, मैं तेरे को 5,000 करोड़ रुपए दूंगा। 5,000 करोड़, 5,000 करोड़। कौन से कॉन्ट्रैक्ट? मेरे को ये 5 में से बताओ कौन से कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड, वाइड, वाइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल। वाइड है कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अगर आपने अनएनफोर्सेबल बोल दिया, मां कसम दो तोड़ तांडव करेगा मैं। अनएनफोर्सेबल मैंने क्या बोला था? वैलिड है। वैलिड थोड़ा है, वैलिड थोड़ा है। ओके, वाइड रहेगा। आत्मा क्लियर? वाइडेबल है क्या? नहीं। ओके, इलीगल है क्या? नहीं। मार्स पे जाना आना कौन सा इलीगल है? उधर थोड़ा वीजा लगता है।
अभी तो कॉन्सेप्ट थोड़ा ना वीजा का आया, उधर उधर की कोई कंट्री में एलियन थोड़ा ना मिला जो बोले वीजा ले, वीजा, डू यू हैव ए वीजा टू कम इन आवर कंट्री? नो। ओके, तो मैं भारत माता की इधर तक क्लियर मलिक? तो बड़े आगे पक्का। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? डेफिनेशन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? विच आर cease to be enforceable by law are void contracts। पक्का? वैलिड हो गया, void हो गया, voidable। आराम से voidable की कहानी मेरे को बताओ, voidable मतलब क्या होगा? ओके सर, voidable मतलब अच्छा, void मतलब कौन सा? सुनो इधर इधर सुनो, void मतलब कौन सा? void मतलब cease to be enforceable। voidable में एक जन के ऑप्शन पे cease to be enforceable होगा। नहीं समझ में आया? वाइडेबल में एक जन का ऑप्शन हुआ तो सीज टू बी एनफोर्सेबल हो जाएगा, यानी लॉ सीज टू बी एनफोर्सेबल नहीं कर रहा। लॉ सीज टू बी एनफोर्सेबल, अगर लॉ ने सीज टू बी एनफोर्सेबल कर दिया तो वाइडेबल छोड़ दे, वो वाइड हो गया। लेकिन एक पार्टी बोलती है सीज टू बी एनफोर्सेबल, हम नहीं चाहते, हम नहीं करेंगे, दिस इज कॉल्ड वाइडेबल। पर ये एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी होगा, एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी। और यूजुअली ये पार्टी होगा जो दुखी होगा, पीड़ित होगा। किससे पीड़ित होगा? फ्री कंसेंट से, जिसका कंसेंट फ्री नहीं होगा। और फ्री कंसेंट कब नहीं होता? कितनी सिचुएशन में नहीं होता बेटा? आंसर याद है? 5। कौन से 5? कोर्शन, कुछ अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। 5 वापस चाहिए। कोर्शन, COERCION, COERCION, वापस ये COERCION, कोर्शन। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू, fraud, misrepresentation, and last point will be mistake. Everybody clear? अरे हाय आना। तो भारत माता की लॉजिक बैठा मालिक है, ठीक है, बढ़िया। अवॉइडेबल पढ़ो फिर। An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of other or others is voidable। मतलब एक पार्टी चाहेगा तो उसको एनफोर्स कर सकता है, दूसरी पार्टी के पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अगर पहली पार्टी बोलती है मुझे एनफोर्स करना है तो एनफोर्स होगा, एक पार्टी बोलती है नहीं करना है तो नहीं होगा। ये किसके पास ऑप्शन होता है यूजुअली? जिसकी फ्री कंसेंट नहीं है। सब दोनों की फ्री कंसेंट नहीं है ऐसा नहीं हो सकता कभी, याद रखना। ओके, तू भी बंदूक दिखा रहा है, मैं भी बंदूक दिखा रहा हूं, तो चल एंटर कर कॉन्ट्रैक्ट, तू भी एंटर कर कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा थोड़ा, क्या मजाक कर रहे हैं? तो ये परिस्थिति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर दोनों बंदूक दिखा रहे हैं मतलब दोनों का विल है, फिर तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ। फिर फ्री कंसेंट क्या है? क्योंकि तू भी वैसे कर रहा है, वो भी वैसे कर रहा है। अरे आत्मा क्लियर? ठीक है। दिस इन फैक्ट मीन्स वेयर वन ऑफ द पार्टीज टू एग्रीमेंट इज इन पोजिशन और इज लीगली एंटाइटल्ड or authorized to avoid performing his part, then the agreement is treated and becomes voidable। यानी एक बोलता है मैं अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसको नहीं करना है। ओके, ये पॉइंट याद रखना। ओके, सुनिए सुनिए। अच्छा, एक वर्ड याद है क्या? ब्रीच। ब्रीच याद है क्या? ब्रीच, ब्रीच मतलब तूने तेरा पार्ट परफॉर्म नहीं किया। अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा, और मैंने वो परफॉर्म नहीं किया, मेरे पास वॉइडेबल का ऑप्शन था और मैंने परफॉर्म नहीं किया, क्या ये ब्रीच माना जाएगा? नहीं, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन था। याद रखना, ब्रीच माना नहीं जाएगा। ब्रीच कब माना जाता है? जब आपको परफॉर्म कंपलसरी करना पड़ेगा। मैंने भी कंसेंट दिया, तूने भी कंसेंट दिया, दोनों के फ्री कंसेंट थे, सब कुछ सही था, और मैंने जिप नहीं बेची, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? ब्रीच। लेकिन तू बंदूक लेके रखता है और मेरे को ऑप्शन दिया जाता है। ओके, कोर्ट लॉ ने क्या ऑप्शन दिया? अमित, क्योंकि तेरे सर पे बंदूक रखी थी इसलिए तू डिसाइड कर कि तेरे को गाड़ी बेचनी है या नहीं बेचनी है। तो मैंने क्या डिसाइड किया? नहीं बेचनी है। तो मैं जब नहीं बेचूंगा, क्या ये ब्रीच माना जाएगा? नहीं, क्योंकि ऑप्शन मेरे पास ही था। लेकिन मैंने डिसाइड किया मेरे को बेचनी है, मैंने डिसाइड किया मेरे को बेचनी है, मैंने डिसाइड किया मेरे को बेचनी है, और अब तू मना कर रहा है। मेरा पहला पॉइंट, क्या तेरी पोजीशन ऐसी है तू मना कर सकता है? नहीं। तो अगर तूने मना किया तो क्या माना जाएगा? ब्रीच। तो इवन इन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिस पार्टी के पास ये ऐसी पोजीशन थी नहीं ना जो मना कर सकता है, अगर वो मना करता है तो क्या होगा? ब्रीच। और एक पार्टी के पास ऐसी पोजीशन थी जो मना कर सकता है, अगर उसने मना किया तो क्या ब्रीच होएगा? नहीं, क्योंकि इस पार्टी के पास क्या था बेटा? ऑप्शन। आत्मा क्लियर? अरे हाय या ना? क्या पंटर घड़ी के पास बाद में देख ले, घड़ी का तो क्या, घड़ी तो यार मेरे पास भी अच्छी खासी है,
तो ऐसे ऐसे घूम नहीं रही है, कल लेके आता घूमने वाली गाड़ी, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा देखेंगे अपन तो अच्छा रहेगा, अपने लिए अच्छा रहेगा, है कि नहीं? थोड़ा सा ऐसे पूरे टाइम नहीं बोल रहा मैं ऐसे, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं ज़्यादा कुछ ऐसे फोर्स नहीं करता। इसी क्या करना है, लेके जाना घर पे? अच्छा बंद करने का, ठीक है। बंद करना, मुझे थोड़ा बढ़ा देते, टेम्परेचर बढ़ा देते, ठीक है। टेम्परेचर, ठीक है। नहीं तुम्हारा ध्यान ही नहीं होगा, आधा टाइम एसी 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 एसी, इसलिए अब ठीक है सर, है ना इधर अपन पक्का। ऐसा मानसिक परिस्थिति ठीक ना से, तो भाई और बहनों बढ़िया सुनिए सुनिए सुनिए। अच्छा मेरे को सोच समझ के बताइए। ओके मेरे ख्याल से वॉइडेबल समझा मालिक। तो वॉइडेबल मैंने क्या बोला, तूने अगर मना किया तो ब्रीच होगा, लेकिन मैंने मना किया तो ब्रीच नहीं होगा, ठीक है। फॉलोइंग आर द सिचुएशन विच वेयर कॉन्ट्रैक्ट आर वॉइडेबल, ये घर पे पढ़ लेना। कौन सी सिचुएशन है मेरे को बताओ, अरे पढ़ा देना रे। when the consent of the party is not free caused by coercion, undue influence, misrepresentation और मिला क्या मालिक? ठीक है पक्का, पहला तो क्लियर ही है ना, ठीक है। सेकंड, ओके, when a person promises to do something for another person, मैंने तुझे प्रॉमिस किया तेरे लिए ही करूंगा, मैं पढ़ा रहा हूं तुझे, बट द अदर पर्सन प्रिवेंट हिम फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, पर तू मुझे पढ़ाने नहीं दे रहा, तू घड़ी देख रहे वो नहीं, तू पढ़ाने नहीं दे रहा, मैं आया पढ़ाने लेकिन तू मुझे घुसने नहीं दे रहा, घुसने नहीं दे रहा, तूने दरवाजा लॉक कर दिया, बोले घुसने ही नहीं देगा था तेरे को, मां कसम ज्यादा। ओके मैंने प्रॉमिस किया तो पढ़ाऊंगा मैं तेरे को, लेकिन तू मुझे प्रॉमिस ही है, तू मुझे वो करने ही नहीं दे रहा, मेरा प्रॉमिस परफॉर्म। भाई मेरे पास ऑप्शन है, अब मैं नहीं पढ़ूंगा तेरे को, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। ओके द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, वॉइड नहीं वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द फर्स्ट पर्सन। अमित तादिर के ऑप्शन पे वॉइडेबल है। तुम मुझे पढ़ाने नहीं दे रहे हो, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? ब्रिज की होगा, मैं आ रहा था पढ़ाने, तू पढ़ाने नहीं दे रहा, तुमने ना किधर बोला, तुम मुझे वैसी स्थिति नहीं दे रहे हो पढ़ाने के लिए, तुमने ना बोला, तो वही कॉन्सेप्ट है ना, यानी एक ने ब्रीच कर दिया दूसरे पार्टी को, पर तू समझ, तुम इस स्टेप को, अच्छा जो सेकंड और थर्ड अपन जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ये चैप्टर 3 नहीं 4 के हिस्से है, तो जब चैप्टर 4 में जाओगे बहुत क्लैरिटी आएगी, पर अभी क्योंकि अपन शुरुआत में है, पर इस चीज को समझो। देखो तुमने ना बोला मेरे को पढ़ना नहीं है, यह कहानी अलग है, और तुम मुझे पढ़ाने नहीं दे रहे हो, यह कहानी अलग है। समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। तुमने मुझे फीस दे दी और तुम बोल रहे हो मुझे पढ़ना नहीं है, मैं तो खुश हूं ना, ओके। और तू रिफंड मांगने आएगा, मैं रिफंड नहीं दूंगा तेरे को, क्योंकि मैं पढ़ा रहा था, तू बैठा नहीं, मेरी गलती है क्या? नहीं, ये समझ में लॉजिक बैठा? मैं बोल रहा हूं ओके, अभी तक अपनी फीस आई नहीं है, और तू मुझे पढ़ाने आने नहीं दे रहा है, ओके। तो अब मेरे ऑप्शन पे रहेगा कॉन्ट्रैक्ट को क्या करने का, वॉइड करना है या कंटिन्यू करना है, दोनों में फर्क है, ओके। एक बेस्ट एग्जांपल है, तुम लोग कोई क्लास ही नहीं आए, कोई क्लास नहीं है, मैं अकेला बैठा हूं पढ़ा रहा हूं, अब मेरे को बता अब इस केस में क्या सीन है, ओके। इसमें मैंने अपना परफॉर्म किया, तूने ब्रीच किया, तो ये मेरे से वॉइडेबल थोड़ा ना होगा, लेकिन अगर तू रिफंड मांगने आएगा तो मैं थोड़ा ना दूंगा, क्योंकि मैंने अपना पार्ट परफॉर्म किया। समझ में आया? और दूसरा किस्सा क्या है, वॉइडेबल, तू मुझे घुसने, मेरे को पढ़ाने ही नहीं दे रहा ना, समझा? ब्रीच क्या होगा, तू समझा कि तेरा ब्रीच मतलब क्या, तूने मुझे पढ़ाने नहीं दिया, ये ब्रीच नहीं है तेरे लिए, तू पढ़ ही नहीं रहा, ये ब्रीच है तेरा, ओके। और पढ़ना खाली तेरा ब्रीच नहीं होगा, तेरे को फीस देनी है, ये ब्रीच है तेरा, समझ में आ रहा है? तो तूने फीस नहीं दी तो तूने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो दोनों के एग्जांपल वाइज अलग है, पर ये कॉन्सेप्ट समझा सबको, एवरीबॉडी? मैं जीप लेके आया, जीप बेचूंगा तुम्हें, तुमने बोला ठीक है 50 लाख, ओके कॉन्ट्रैक्ट डन, ओके कॉन्ट्रैक्ट डन। अब मैं जीप लेके आ रहा हूं, मैं बोला किधर तेरे को देनी है, तू बोला एक काम करो लोनावला में, मैं लोनावला लेके आया, मैं लोनावला पहुंचा, लोनावला पहुंचने के बाद फोन किया, मैं बोला किधर आओ, बोले अरे मैं निकल गया लोनावला से, महाबलेश्वर हूं, मैं महाबलेश्वर गया,
ओके, अरे भाई फोन किया, किधर आओ, अरे महाबलेश्वर तो निकल गया, मैं आगे माथेरन निकल गया। तू मेरे को वो जगह ही नहीं दे रहा जिधर मैं परफॉर्म कर सकता हूं। तो इस केस में मेरे पास ऑप्शन है गया तेले ने। ओके, अब मैं क्या बोलूंगा, मेरे को गाड़ी बेचनी नहीं है। अब अगर तू कोर्ट में गया और बोला अमित गाड़ी बेच नहीं रहा है, तो भी तू मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। समझा? क्योंकि मेरे पास ऑप्शन क्या था, वॉइडेबल। क्यों वॉइडेबल था, ये किस्सा, पर इसका केस लॉ है, सेक्शन है इसका, इसका सेक्शन है, लेकिन ये सेक्शन इधर नहीं समझेगा, किधर समझेगा, चैप्टर फोर्थ। चैप्टर फोर्थ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। एवरीबडी समझा क्या? नहीं समझा? समझा? ठीक है, बेसिक तो समझा ना मालिक? ठीक है। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी टू सेल कार ऑफ ए टू बी फॉर 2 lakhs। ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस ए आस्क्स बी दैट ही डज नॉट वांट टू सेल हिज कार। हियर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। ठीक है, कोई भी एग्जांपल हो रहे तो इस एग्जांपल को इग्नोर करो, लॉजिक समझाना पर। ठीक है, तीसरा पॉइंट पढ़ो, तीसरा पॉइंट पढ़ो। वेयर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस टू परफॉर्म ए वर्क within a could not perform within that time, the contract is voidable at the option of promisee। ऊपर कौन था, जो परफॉर्म कर रहा था, नीचे promisee के ऑप्शन पे है। मतलब इसको पढ़ो वापस, बताओ मेरे को। परफेक्ट, voidable। ओके, मैंने तेरे को पढ़ाना है, तूने मुझे फीस देनी है, मैं बोला तेरी बैच खत्म करूंगा मैं फरवरी तक। ओके, फरवरी को डिले कर दिया मैंने, मार्च कर दिया। अब तेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, किसके हिसाब से, तेरे हिसाब से। हो सकता है तो पार्ट पेमेंट और फीस ना करे। समझ में कुछ आया? दिस इज व्हाट कॉन्सेप्ट कम्स इन दिस पिक्चर। ये कॉन्सेप्ट इधर बैठता है सर। ये सब, ये दोनों एग्जांपल कहां पर समझ में आएंगे, चैप्टर फोर्थ। ये दोनों चैप्टर फोर्थ में अच्छे से समझेंगे, याद रखना, चैप्टर फोर्थ। सेक्शन 37 से चालू होगा, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, यहां तक ये कॉन्सेप्ट कवर होगा दोनों, और दोनों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट वाइड का लॉजिक। मेरे ख्याल से तीनों पॉइंट समझ में आया क्या? तो सर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, मेरे को ये बताओ। पढ़ो वापस एक बार आराम से। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल, विच इज एनफोर्सिबल, एनफोर्सिबल, एनफोर्सिबल बाय एट द, okay, so at the option of one or more parties। मतलब समझा क्या, मतलब दो पार्टी में से, दो पार्टी है तो एक पार्टी, तीन चार पार्टी है तो एक या एक से ज्यादा पार्टी। समझ में आया? ओके, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, और अदर इज वॉइडेबल। भारत माता की जय, जय पा एवरीबॉडी। पक्का लॉजिक समझो वॉइडेबल का। ओके, इसके बाद आपके लिए एक डिफरेंस बिटवीन आता है किसके बीच में, वॉइड एंड। फटाफट पढ़ के खत्म करो, इसमें कुछ समझाने वाला पॉइंट नहीं है मेरे पास। 5 पॉइंट है इसके, 5 पॉइंट खत्म करो, एक बार लीड मारो फटाफट। पहले पॉइंट में आपको दिमाग थोड़ी करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डेफिनेशन है। ठीक है, सेकंड बहुत पंचट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स, हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या वाइडेबल हो सकता है, एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। ओके, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। समझ में आया? ठीक है, दूसरा पॉइंट भी इजी है। तीसरा पॉइंट, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टीज। कंटेम्पलेशन मतलब पावर्स, पार्टीज के हाथ में नहीं है। मैं मर गया, किसके हाथ में? ओके, जीप जल गई, किसके हाथ में नहीं था, बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ पावर, इसलिए वॉइड हुआ। लेकिन वॉइडेबल, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टी वाज नॉट फ्री। समझ में आया? फ्री कंसेंट नहीं है तो वॉइडेबल होगा। ये तो लॉजिक क्लियर ही है, खत्म। ओके, चौथा वाला, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। ओके, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट if aggrieved party does not within reasonable time। समझा? रीजनेबल टाइम वर्ड आया है, रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम में वो मना नहीं करता है तो परफॉर्म करना कंपलसरी हो जाएगा।
exercise his right to avoid the contract. Any party can sue the other for claiming the performance of contract. Okay, यानी अगर A है, okay, A है और इधर B है, A का कोर्शन से B ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया था. A ने कब मना करना चाहिए था? रीजनेबल टाइम में. अगर A रीजनेबल टाइम में मना नहीं करता है, A रीजनेबल टाइम में मना, B एनफोर्स करवा सकता है A को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाने. ऐसा नहीं है कि जिसका कोर्शन से लिया हो पूरी जिंदगी भर पड़ी हुई है उसके पास मना करने के लिए. लॉ का भी नजरिया देखो आप ऐसा आप मर्जी गया तब देखेंगे, ऐसा नहीं है. टाइम लिमिट होना चाहिए, और वो टाइम लिमिट को नाम क्या दिया है? रीजनेबल टाइम. क्या दिया हो बेटा? रीजनेबल टाइम. सबको समझ में आया? रीजनेबल टाइम. एवरीबडी, एम आई क्लियर? ओके, एंड लास्ट इज राइट्स. ये तो 5 आंसर है. अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी. लीगल रेमेडी कैसे होगी यार? लेकिन voidable, the party whose consent was not free has right to rescind the contract within reasonable time. Very important, within reasonable time. Rescind मतलब मना करना, कॉन्ट्रैक्ट को मना करना. RESCIND, कॉन्ट्रैक्ट को मना करना. कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकता है कभी जिंदगी में मना कर सकता है. रीजनेबल टाइम. If so rescinded, it becomes which contract? Void. If it is not rescinded, it becomes valid. समझ में आया मालिक? वैलिड हुआ तो ब्रीच ही है. फिर अगर वैलिड हुआ, अगर तुमने रीजनेबल टाइम में मना नहीं किया, अच्छा जीप में तूने मेरे से क्या किया था? बंदूक रखा और मेरे को बोला जीप बेच. अब मेरे पास रीजनेबल टाइम होना चाहिए मैंने मना करने के लिए. अगर रीजनेबल टाइम में मैं तुझे मना नहीं करता हूं या मैं कोर्ट के पास जाके मना नहीं करवाता हूं, तो भाई ये कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैंने जीप बेचने से मना किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? ब्रीच. ये मैं नहीं बोल सकता मेरा कोर्शन हुआ था. तो कोर्शन हुआ था तो भाई यार 2 दिन 4 दिन 5 दिन, अरे आके कोर्ट के पास जाता ना. अरे महीने भर के बाद तोड़ रहे हैं. ओके, जब तू गाड़ी लेने आया बोले गाड़ी दे, मैं बोला कोर्शन हुआ था मैं नहीं देता. अब तू कोर्ट में जाएगा और जज साहब बोलेंगे कोर्शन, जज साहब मुझे बुलाएंगे, मैं बोला जज साहब कोर्शन हुआ था. जज साहब बोले कब हुआ था? 1 महीने पहले. तो क्या 1 महीने गोटे खेल रहे थे तू? रीजनेबल टाइम. रीजनेबल टाइम सर, रीजनेबल टाइम कितना होगा? ओके 5 दिन 7 दिन 10 दिन, इससे ज्यादा रीजनेबल टाइम नहीं होगा मालिक. अच्छा, अब ये तो हुआ गाड़ी का. इमेजिन करो मैं टमाटर बेच रहा हूं, मेरे पास टमाटर का टेम्पो पड़ा नीचे, और तू बंदूक लगा रहा है वो टमाटर का टेम्पो तेरे को ही खरीदना है. मेरे को बता कितने दिन में मना करना चाहिए? 15 दिन, 1 दिन 2 दिन. अरे रीजन से बोले टमाटर पेरिशेबल गुड्स है, सड़ जाएगा. भाई साहब समझ में आया? डिपेंड्स ऑन सिनेरियो. लेकिन प्रॉपर्टी का किस्सा रहा तो टाइम. आपको ये केस देखना पड़ेगा. शेयर्स में, शेयर्स वाले इसमें 1 दिन भी नहीं, मूवमेंट, शेयर प्राइस चेंज, जितना ज्यादा फ्लक्चुएशन उतना फास्ट. गोल्ड प्राइस, अगर मैं तुझे ये रखा, गोल्ड लेना है मेरा, ओके, चोरी करने की बात नहीं कर रहा हूं, गोल्ड खरीदने की बात, समझ रहा? हाँ, तो उल्टा मत समझना. बंदूक रखा, चल निकाल गोल्ड निकाल, चेल खत्म, ये तो चोरी हुई. ये गोल्ड 30,000 में दे, जबकि गोल्ड मार्केट में रेट है 50,000. समझ में? 50-60,000 जो भी रहेगा. बंदूक रखे. अब मैंने हाँ बोल दिया तेरे को, अभी कल मेरे को मना करना पड़ेगा. इसको गोल्ड को ऐसे मैं 1 महीने के बाद नहीं देख सकता, क्योंकि गोल्ड के रेट के फ्लक्चुएशन खतरनाक होते रहे. तो ये सब आपको केस टू केस रहेगा. सर ये कैसे समझेगा? समझते नहीं है लॉ. ये जज साहब को डिसाइड करने दो रीजनेबल टाइम क्या है, पर केस टू केस जजमेंट रहेगा. समझ? ये लॉजिक बैठा क्या मालिक? ठीक है. ओके, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड. लॉ मना करता है ये कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए. ओके, द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट. समझा क्या ये लाइन? द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट. मैंने बताया ना, एक कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ वाला जो भी कनेक्टेड है वो सब इलीगल. ओके, all illegal agreements are void but all void agreements are not necessarily illegal. ये स्टेटमेंट याद रहेगा क्या? करवाया था स्टेटमेंट, याद है क्या? हर इलीगल एग्रीमेंट void है, लेकिन हर void इलीगल नहीं है. अभी मेरे को तो मैं मर गया, ओके, और कॉन्ट्रैक्ट void हो गया. क्या ये इलीगल एग्रीमेंट था? क्या लीगल था लेकिन void हो गया. Despite this, there is similarity between them. In both cases, they are void ab initio and cannot be enforced by
व्हाट इज मीनिंग ऑफ वॉइड अब इनिशियो? स्टार्टिंग से, बढ़िया, खत्म। ओके देख ले एग्जांपल 23 पढ़। Conduct that is immoral or opposed to public policy are illegal in nature. Similarly, if R agrees with S to purchase brown sugar, it is illegal. ब्राउन शुगर, अब ये ब्राउन शुगर तू वो ब्राउन शुगर मत समझ जो तू खाता है, ये ब्राउन शुगर वो ब्राउन शुगर है, समझ रहा क्या, जो तुझे हाई करता है, समझ रहा, ये कुछ अलग ब्राउन शुगर है। तूने सुना चरस, गांजा, ओके, अफीम, कोकीन, हीरोइन, ये सब वो ब्राउन शुगर की बात हो रही है। आत्मा क्लियर? ओके, ये बेचने के बाद सीधा जेल में जाएगा तू साले। ओके 2G देख, इंडियन एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज वॉइड, ये तो अपन पढ़ चुके मालिक। ओके, the act has specified various factors due to which an agreement may be considered as void agreement. One of these factors is unlawfulness of the object and consideration, illegality of the contract which makes it void. The illegal and void agreement differ from each other. ठीक है, illegal और difference between दिए हुए 4 तो पढ़ ले, लेकिन उसके अलावा मेरे को एक एग्जांपल याद दिलाएगा जो मैंने तेरे को बताया था, एक किस्सा, मतलब चैप्टर 3 का ही है, मैंने वो क्लास में डिस्कस किया था, इफ रिमेंबर, एक वो इलीगल एग्रीमेंट का और एक इलीगल या वॉइड का। इफ रिमेंबर मैंने आपको ऐसे बताया था, एक मैंने एक को प्रॉमिस किया, मैं बोला तू उसको तलाक दे दे और मैं शादी कर ले, याद आया? वॉइड एग्रीमेंट, लेकिन वॉइड एग्रीमेंट भी इलीगल होते हैं, तो वो किस तरह से होते हैं वो अपने को चैप्टर 3 में बहुत अच्छे से समझेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस याद रखना। ओके, पहला, वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट इलीगल बट इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज, 5 आंसर है भैया। दूसरा, नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ, फॉरबिडन नहीं है लेकिन ये क्या है, फॉरबिडन। फॉरबिडन और मतलब क्या, फॉरबिडन अंडर लॉ, प्रोहिबिट करता है, कौन प्रोहिबिट करता है? लॉ। सर कौन सा लॉ? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, अल्टीमेट बहुत सारे लॉ, जो भी लॉ है तुम्हें प्रोहिबिट करता है वो आपके इलीगल एग्रीमेंट्स। अगला, पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट, लेकिन इलीगल में पार्टीज टू इलीगल एग्रीमेंट आर लायबल फॉर पनिशमेंट। पनिशमेंट तो मिलेगा ना, इलीगल एग्रीमेंट है भाई, यार तुमने ब्राउन शुगर बेचा, खरीदा, बस तुम्हारे पास ऐसा, मालूम होगा ना शाहरुख खान का बेटा, मतलब ना फंसा था, मतलब निकल गया, वैसे छूट गया, छूट नहीं था, शाहरुख का बेटा, ठीक है, लेकिन दूसरा किसी और का बेटा रहा ना, छुट्टी नहीं, समझ रहे? तो इलीगल एग्रीमेंट वैसे है। एंड कोलेटरल एग्रीमेंट, ये तो आपने समझ लिया, कोलेटरल मतलब क्या, साथ वाले, तो साथ वाले एग्रीमेंट भी अगर वॉइड एग्रीमेंट है उसका साथ वाला एग्रीमेंट कंपल्सरीली वॉइड नहीं होगा, लेकिन इलीगल है तो उसका साथ वाला एग्रीमेंट कंपल्सरीली इलीगल होगा। ये पॉइंट दिया है, खत्म करो बेटा, खत्म, दिमाग में गया? ठीक है, तो सर इसमें आंसर क्या है रखने का, एकदम थोड़ी सी, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, स्कोप वोप छोड़ दे, पहला पॉइंट क्या रखना है? ओके, हर इलीगल क्या होता है? वॉइड, बट हर वॉइड, दूसरा, ओके, फॉरबिडन बाय होम? लॉ। तीसरा पॉइंट, पनिशमेंट मिलती है, आत्मा क्लियर? एंड चौथा पॉइंट, रिलेटेड एग्रीमेंट भी आपका क्या होगा? बस ये 4 लॉजिक के हिसाब से आंसर याद रखना थियरी के लिए। भारत माता की जय, जय मालिक। ओके, और लास्ट वाला कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है बेटा? अनएनफोर्सिएबल। देख पढ़, अनएनफोर्सिएबल, where a contract is good in substance, अच्छा है, but because of some technical defect, absence in writing, barred by limitation, barred है वो, barred मतलब prohibit, limitation की वजह से prohibit किया हुआ है, one or both parties cannot sue upon it, it is described as unenforceable contract। समझ में आया? मतलब कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है कि खराब है? अच्छा है, लेकिन कुछ तो टेक्निकल डिफेक्ट है मालिक, कुछ तो टेक्निकल डिफेक्ट है, वो टेक्निकल डिफेक्ट कुछ भी हो सकती है, लिखित नहीं है, मैंने बताया ना आपको, लिखित नहीं है, या आपका कुछ बार्ड बाय लिमिटेशन है। एग्जांपल पढ़िए, समझा क्या एग्जांपल एवरीबॉडी? बस ये हो गया आपका अनएनफोर्सिबल। तो पहला पॉइंट, पहले 5 पॉइंट पक्का क्लियर, अभी पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ये पंचायती है, एक्सप्रेस, इंप्लाइड, ये दोनों 5 आंसर है। एम्प्लाइड का और एक नाम
टैसिट, ओके, और कॉसी एंड ई कॉन्ट्रैक्ट। ये चारों पॉइंट आप पंचायती पढ़ोगे। कॉसी का अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल्ड सेक्शन नंबर क्या थे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के, याद है तुमको? कॉसी के नहीं 30 नहीं, 68, 69, 70, 71, 72 याद रखना। 68 से लेकर 72 तक कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अपने। 68, 69, 70, 71, 72 ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे। भारत माता की जय। जेपा मालिक, ठीक है। पर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का लॉजिक अपने को मालूम है, और ये मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, वो आपको मालूम है। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है मैं कोई अकाउंट के पैसे गलती से किसी और अकाउंट को दे दूं, क्या उस अकाउंट में गए हुए उसकी जिम्मेदारी है मुझे वापस देने की? दिस इज कॉल्ड विच कॉन्ट्रैक्ट्स? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड लास्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ओके, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। आत्मा क्लियर? ये ठीक है। तो आप एक काम करोगे, ये पूरा जो पंचायती वाला इजी वाला प्रोसेस है, ये खाली आप रीड करके खत्म कर लोगे मालिक, ठीक है। अगला स्टेप इस चैप्टर का, यानी चैप्टर 1 की बात करें, चैप्टर 1 की बात करें, स्टेप्स देखिए। चैप्टर 1 की बात करें, जहां पर अपन देख रहे हैं सबसे पहला अपन ने ओके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझा। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपना और 2-3 घंटे निकल जाएंगे, उसके बाद अपन ये पूरा बनाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने 3 चीजें देख ली। सर क्या क्या देखा? सबसे पहला अगर आप देखोगे, ओके, एग्रीमेंट के बारे में समझा था, याद है स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखा? एसेंशियल रिक्वायरमेंट, और उसके बाद देखा टाइप्स। और टाइप्स में कितने देखे तूने? 3 नरे 4 कैसे? 3 बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन एंड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। एंड बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी कितने थे? 5। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन कितने थे? 4। एंड बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी परफॉर्मेंस 2। कौन से? एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। ये आपका पहला पोर्शन चैप्टर 1 का। ये लॉजिक समझा? दूसरा पोर्शन जो हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग वीक में, दैट इज प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ओके, ये दोनों मिलके क्या बनेगा? प्रॉमिस। आप ये जो पोर्शन पढ़ोगे नेक्स्ट वीक में, जो भी पढ़ोगे, ये सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर के लिए सीमित होगा। इसके बाद इसका डिस्कशन वापस नहीं करेंगे। ये सेकंड पोर्शन का ये वापस आएगा भी नहीं डिस्कशन में, ये सिर्फ इसी चैप्टर के लिए रहेगा, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस के लिए रहेगा। सर उसके अंदर पढ़ना क्या है? प्रपोजल क्या होता है ये समझेंगे, और एक्सेप्टेंस क्या होता है ये समझेंगे, और प्रपोजल सही तरह से होना चाहिए, एक्सेप्टेंस सही तरह से होना चाहिए, ये डिस्कशन होगा। अब मेरा क्वेश्चन है प्रपोजल मतलब क्या? ऑफर ना? मेरे को आप बताइए, आंसर दीजिए। ऑफर शुड बी सर्टन और अनसर्टन? सर्टन या अनसर्टन? सर्टन या अनसर्टन? एग्जाम्पल, मैं तेल बेचने वाला हूं, तू मुझे ऑफर देगा कि मैं तेल खरीदना चाहता हूं, ओके, तू मुझे ऑफर देगा ना? कैसे ऑफर देना चाहिए तूने? तुझे 1000 लीटर तेल चाहिए, क्या लिखेगा तू? ऑफर क्या देगा? मुझे 1000 लीटर कोकोनट ऑयल चाहिए। नहीं समझा? अगर तूने बोला 1000 लीटर ऑयल चाहिए और मैं सिर्फ कोकोनट ऑयल में डील कर रहा हूं तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर मैं कोकोनट और सनफ्लावर ऑयल में डील कर रहा हूं तो तूने क्या बोलना चाहिए मुझे? 1000 लीटर कोकोनट ऑयल। अगर तूने ऐसा नहीं बोला, ऑफर इज वैलिड और इनवैलिड? इनवैलिड। अबे ये इधर जो डिस्कस किया ना, इधर इसी का बेस इसके ऊपर रहेगा, बस खाली इसके केस स्टडी अलग हुए, क्योंकि ऑफर और एक्सेप्टेंस। एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो अपना सबसे तोड़ आना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। क्या है? कम्युनिकेशन। सर किसका कम्युनिकेशन? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब माना जाएगा? मेरे को बताओ, मेरे मन के अंदर सोचा मैं जीप बेचूंगा, तेरे को बेचूंगा जीप, मेरे मन में सोचा हम जीप बेचेगा, तू अंदर इसको ऑफर दे दिया, ये ऑफर है? मेरी आत्मा का अंदर का ऑफर है। ऐसे ऑफर दे तो कितने जन किसको किसको क्या ऑफर देंगे, तुम समझ रहे हो क्या? मालूम है ना? ओके, जिसको नहीं मालूम नहीं कि कौन से ऑफर जा सकते हैं लाइफ में। मेरे बचपन में तो भाई, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट। फिर मेरा दोस्त बोलता है ये वो तेरी भाभी, ओके सिस्टर, मालूम है ना? तो ऐसे अगर ऐसे मन से ही ऑफर लग गए तो कितने सारे ऑफर चले जाएंगे। क्या ये वैलिड ऑफर देंगे? नहीं। तो ऑफर कैसे होना चाहिए? कम्युनिकेट। जब तक कम्युनिकेट ही नहीं होगा ऑफर माना नहीं जाएगा, जब तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं होगा माना नहीं जाएगा। और इसके अंदर सबसे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो लास्ट में आता है वो आता है रिवोकेशन। क्या आता है? रिवोक मतलब मैंने ऑफर दिया, पहले ही ले लिया मां कसम, क्योंकि जैसे ही मैंने ऑफर दिया और तूने एक्सेप्टेंस किया, क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर मैं मना करूंगा तो ब्रीच होगा,
ब्रीच होगा तो लाइबिलिटी आएगी। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले मैं रिवोकेशन कैसे हो सकता है? ये हुआ आपका चैप्टर 1 एंड होता। चैप्टर 1 में जब बोल रहा हूं तो यूनिट 1 ना, अभी अपन जब यूनिट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रहेंगे तो चैप्टर 1 2 3 4 5 6 ऐसे याद रखेंगे, 7 8 9 अलग चैप्टर्स, जिसको हम यूनिट बोल रहे हैं, मतलब लिखा यूनिट है लेकिन अपने लिए चैप्टर्स वाइज है। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये 3 पोर्शन है। तो अगले पड़ाव पे अपन बात करेंगे 2 चीज पे, किस पे? प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। यानी अगले 2-2.5 लेक्चर का काम या 3 लेक्चर का काम मैक्सिमम इसके ऊपर रहेगा, यानी 1 लेक्चर का काम रहेगा कम्युनिकेशन पे। आत्मा क्लियर? तो 4 आवर्स 3 to 4 आवर्स के बीच का कॉन्सेप्ट है, जिसके बाद अपन एक मेरे ख्याल से इसके ये हो जाता है, उसके बाद एक टेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 यूनिट 1 हो जाने दो, उसके बाद एक टेस्ट ले लेंगे, एक अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स का टेस्ट रखेंगे, जिसके अंदर अपन थियरी क्वेश्चन भी रखेंगे, एमसीक्यू भी रखेंगे, और उसके इस टाइम पे टेस्ट डिस्कस करेंगे, और टेस्ट के साथ में ये इसके कॉन्सेप्ट भी, मतलब जो बुक के पॉइंट है और क्वेश्चन बैंक का पॉइंट है, क्वेश्चन बैंक मतलब आरटीपी वगैरह का जो रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे फटाफट क्लोज करेंगे। मालिक क्लियर? मालिक यू मालिक, हस्ता लविस्ता, टेक केयर मालिक, तोड़ मालिक, चलेगा, मिनटे है मालिक।